Good morning, everyone. How are you all? I hope all of you are fine and all of you are doing very good. My dear students, I hope you are, doing your homework regularly of all subjects. Also, you must be aware about the rule that once the chapter is done, you are supposed to send the total homework in a PDF format to your subject teacher. तो एक चैप्टर 11th में हमारा भी पूरा हो चुका है, लेकिन बहुत ही कम लोगों का होमवर्क मेरे पास अभी आया है. सो अगेन, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियो लेक्चर, आई वॉन्ट टू वॉर्न ऑल ऑफ यू कि ध्यान रखें, जल्द से जल्द कल तक मुझे जिनके भी होमवर्क नहीं आए हैं पहले चैप्टर के, वो होमवर्क भेज दें. सारे होमवर्क पहले चैप्टर में जितना भी मिला हो उनका फ़ोटो खींचे, PDF बनाए एंड सेंड इट टू मी. डोंट सेंड द फोटोज, मेक अ प्रॉपर PDF. लर्न हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी प्रॉपरली. मेक अ PDF and send it to me properly. Okay? So by this video lecture, I am giving you this strict notice that I must get the remaining homework tomorrow. Okay, this was about homework. As you all know, in the last lecture we have completed the first chapter, so today we'll start the second chapter. But before that, I just want to remind you one thing. आपको पता होगा, आपके WhatsApp ग्रुप में एक मैसेज मैंने भेजा था. From 26th of this month, your first periodic test or unit test, whatever you call it, is going to start. 26 तारीख से आपकी एग्ज़ाम्स शुरू होने जा रही हैं. पहली एग्ज़ाम, क्योंकि 11 लेट शुरू होता है तो ये पहली एग्ज़ाम है. बाकी सारे स्टैंडर्ड्स के लिए ये दूसरी एग्ज़ाम है साल की. सो पहली एग्ज़ाम है. टोटल 30 marks exam would be there, as you all of you know that, right? 30 marks exam would be there. Syllabus is given to you in the group. मैंने कल ग्रुप में सिलेबस भेज दिया है PE का. 2 चैप्टर हैं उसमें, फर्स्ट एंड सेकेंड. वो 2 चैप्टर्स, दूसरा हम आज शुरू करने जा रहे हैं. छोटा सा चैप्टर है, हो जाएगा पूरा इस लेक्चर में या अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि आपको पता है CBSE ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया है. तो पहले वीडियो लेक्चर में मैंने इसके बारे में बात भी की थी कि इस चैप्टर में इंडेक्स में दिए हैं, उनमें से कौन कौन से टॉपिक करने हैं और कौन से नहीं करने हैं. फिर भी चैप्टर की शुरुआत में बता दूंगा मैं आज आपको वापस से कि टेक्स्ट बुक में जो इंडेक्स में टॉपिक दिए होते हैं उसमें से कौन से टॉपिक सिलेबस में हैं इस चैप्टर नंबर 2 के लिए. सो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में रहेंगे. 30 मार्क्स का पेपर रहेगा हर सब्जेक्ट का. 15 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेंगे, 15 सब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा. मतलब 15 मार्क्स में 1-1 मार्क वाले होंगे, और बाकी के जो 15 मार्क्स हैं उसमें PE की बात करूं तो 3 और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे. उसकी पेपर स्टाइल भी कल मैंने आपको भेज दी है, तो उस हिसाब से ध्यान रखिएगा. ये पेपर स्टाइल बोर्ड में जितने 12th में पेपर में पूछा जाता है जितने मार्क्स के, उस हिसाब से ही उसको ध्यान में रख के तैयार की गई होती है. सो मेक श्योर कि आप इस पे प्रॉपरली ध्यान दें और इस एग्ज़ाम को प्रॉपरली अटेंड करें, क्योंकि स्कूल अब आने वाले दिनों में धीरे धीरे खुलेगा. तब ये सारे इंटरनल मार्क्स आगे चल को आपको काम आएंगे. इसीलिए सीरियसली ये सारी एग्ज़ाम्स दें. मैंने गाइडलाइन लिखी थी उसमें मैसेज में कि घर पे बैठ के ही एग्ज़ाम होगी. आपको सप्लीमेंट्री ब्लैंक पहले से ख़रीद लेनी है बाज़ार में से, जितने आपके सब्जेक्ट हैं उतनी, और आपको सप्लीमेंट्री में ही लिखना है. और जैसे ही एग्ज़ाम पूरी हो जाए, मान लीजिए 9 से 11 का टाइम है, जैसे ही एग्ज़ाम पूरी हो जाए तो तुरंत 11 बजे फ़ोटो खींच के आपको सब्जेक्ट टीचर को भेज देना है. हार्ड कॉपी जो आपकी सप्लीमेंट्री की हैं वो सारे सब्जेक्ट की एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद एक दिन और एक समय आपको दिया जाएगा, उस दिन आपको आके जमा करवानी. ओके, तो इस बात का ध्यान रहे. ये सारी जनरल सूचनाएं हैं जो आज मुझे आपको बतानी चाहिए. आगे आने वाले दिनों में एग्ज़ाम्स आ रही हैं. दूसरे भी सब्जेक्ट टीचर्स ने आपको सिलेबस भेज दिया होगा, नहीं भेज दिया होगा तो 1-2 दिन के अंदर वो भी आपको भेज देंगे. सो नोट डाउन योर सिलेबस वेरी प्रॉपरली. आस्क एनी डाउट्स टू एनी टीचर इफ़ यू हैव एनी टाइम. नो प्रॉब्लम विद दैट एट ऑल. ओके, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड वेरी क्लियरली. ओके, तो ये थी बेसिक सूचनाएं एग्ज़ाम के बारे में, होमवर्क के बारे में. अब आइए आज अपना हम दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं.
दूसरे चैप्टर का नाम है ओलंपिक मूवमेंट। इंडेक्स आप देखेंगे तो कुल मिला के आपको इस इंडेक्स के अंदर 6 टॉपिक दिखाई देंगे। टॉपिक नंबर 1 एंशिएंट एंड मॉडर्न ओलंपिक्स यानी कि समर एंड विंटर ओलंपिक्स। सेकंड है ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। थर्ड है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फोर्थ है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। फिफ्थ है द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। एंड लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ सीबीएसई स्पोर्ट्स एंड चाचा नेहरू स्पोर्ट्स अवार्ड। ये 6 टॉपिक हैं। उन 6 टॉपिक में से सिलेबस के हिसाब से 3 टॉपिक निकाल दिए गए हैं और 3 टॉपिक बाकी बचे हैं, जिसमें यहाँ टिक लगाया हुआ है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टॉपिक। ये 3 करने हैं, बाकी 3 नहीं करने हैं। तो अभी जब आपको मैं ये वीडियो सेंड करूँगा तो साथ में इन 3 टॉपिक चैप्टर में जितने भी पेज हैं उतने पेज का फ़ोटो खींच के PDF बना के मैं आपको साथ में भेज दूँगा, ताकि आप जब होमवर्क करना हो तो क्वेश्चन आंसर्स उसमें से आप लिख पाएँ और एग्ज़ाम के लिए भी आप तैयारी कर पाएँ। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये 3 टॉपिक इस चैप्टर में से आपको करने हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक जो है ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। स्टूडेंट्स, आप ओलंपिक्स के बारे में जानते ही होंगे। ओलंपिक गेम्स नॉर्मली हमारे यहाँ इंडिया में भले ही कम रेफ़र किया जाता है, देखा जाता है, लेकिन दूसरी कंट्रीज़ में आप देखें तो बहुत सारा इसके लिए प्रेफरेंस है। लोग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सालों तक इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं। हमारे यहाँ पे तो सिर्फ एक मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट्स है क्रिकेट, जिसके लिए मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, चाहे आप कह लें 80 से 90% ऑफ द पीपल गो फॉर इट। बहुत कम लोग बाकी स्पोर्ट्स की तैयारी करते हैं, बट दूसरे देश ओलंपिक्स के लिए बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं। जैसे हम कैसे 4 साल में एक बार वर्ल्ड कप आता है तो उसके लिए क्रिकेट के लिए तैयारियां करते हैं हमारे देश में, वैसे बाकी सारी कंट्रीज़ में ओलंपिक्स को बहुत महत्व दिया जाता है। और आप जानते हैं ओलंपिक्स यानी वो कोई एक गेम का वर्ल्ड कप नहीं है, इट्स अ मिक्स ऑफ सो मेनी गेम्स। हाँ, हम भी पार्ट लेते हैं, हमारी टीम भी, हमारी कंट्री भी पार्ट लेती है, लेकिन शायद हर स्पोर्ट्स में पार्ट नहीं ले पाते हैं हम, क्योंकि पहले से हमारे यहाँ वो कल्चर ही नहीं है ओलंपिक का। इसीलिए पहले से हम ना तो उसकी तैयारी करते हैं, ना उसमें हम एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए हम कुछ लिमिटेड गेम्स में ही पार्टिसिपेट करते हैं या फिर क्वालिफाई हो पाते हैं, ऐसा कहिए। उसके लिए भी क्वालिफिकेशन राउंड होते हैं। ठीक है, ओलंपिक के बारे में जो ये पहला टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़। आपको पता होगा, शायद आपने ज़्यादा डिटेल में अगर उसको फॉलो ना किया हो तो भी बेसिक चीज़ें आपको पता होगी। ओलंपिक का सिंबल वो रिंग वाला सिंबल होता है, पता होगा आपको, है ना। तो क्या क्या है आइए पढ़ते हैं इसमें। द रिंग्स वर एडॉप्टेड बाय बैरन पियर डी कॉबर्टीन, द फाउंडर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट इन 1913। The 5 rings represent the 5 major regions of the world: Africa, America, Asia, Europe and Australia. From left to right, blue, yellow, black, green, red. अच्छा देखिए, शायद पहली बार आपको ये पता चल रहा होगा। आपने वो सिंबल तो देखा है ओलंपिक का, आपको ये पता भी है कुल मिला के 5 रिंग होती हैं, 3 ऊपर 2 नीचे। ये सिंबल देखा हुआ भी है आपने, उस सिंबल के ये कलर भी देखे हैं शायद आपने, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये सब कुछ आपने ऑलमोस्ट देखा हुआ है। लेकिन आपको शायद ही पता होगा कुछ ही लोगों को कि जो 5 रिंग हैं वो 5 कॉन्टिनेंट्स या 5 मेजर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से 5? अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 5 रिंग वाला सिंबल होता है। हर एक के लिए एक एक कलर डिनोट किया हुआ है। ब्लू फॉर अफ्रीका, येलो फॉर अमेरिका, ब्लैक फॉर यूरोप, ग्रीन फॉर ऑस्ट्रेलिया, ब्लू फॉर अफ्रीका, येलो फॉर अमेरिका, ब्लैक फॉर एशिया, ग्रीन फॉर यूरोप एंड रेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन जो आपकी आने वाली एग्जाम्स हैं उसमें आ सकता है।
It emphasizes that Pierre de Coubertin never stated nor linked any of the colors of the ring with any continent, so it has merely remained a misconception. जो ये अफ्रीका के लिए ब्लू ये बोलने में बोला जाता है और है भी ऐसा माना भी जाता है, लेकिन जो जिन भाई साहब ने इनके बारे में बात की 1913, उन्होंने कोई ऐसा पर्टिकुलर कलर एक कंट्री के लिए डिनोट नहीं किया था। बट ये तो क्योंकि ये 5 कलर और 5 कंट्री और सीक्वेंस में है, इसीलिए ऐसा माना जाता है ना। सो इट हैज़ मेरली रिमेन्ड अ मिसकंसेप्शन। तो लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन रहा है पहले से। तो ये बात पहली बार आपको शायद समझ में आई होगी या जानने मिली होगी ओलंपिक सिंबल के बारे में। दूसरा इसी के अंदर टॉपिक, ओलंपिक आइडियल्स। The goal of Olympic movement is to contribute to building a peaceful and better world by educating youth through sport, practice without discrimination of any kind, and in the Olympic spirit. It requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play. आदर्श क्या है इसके ओलंपिक के, क्यों खेला जाता है, इससे क्या सीखने मिलता है? क्या ये सिर्फ स्पोर्ट्स है? इज इट ओनली फॉर टाइम पास? Is it only for to earn money? Is it only a sports? No, it has some ideals. उसके कुछ आदर्श हैं, ये कुछ सिखाता है। क्या सिखाता है? The goal of the Olympic movement is to contribute to building a peaceful and better world by educating youth. उसका मेन मोटो जो है वो यंग जनरेशन को एजुकेट करना स्पोर्ट्स के बारे में, सारे अलग अलग कंट्रीज़ को साथ में लाना ताकि एक शांति की भावना बन पाए और एक अच्छे विश्व का निर्माण हो पाए। तो ये एक बहुत बड़ा आदर्श, बहुत बड़ी थिंकिंग इन स्पोर्ट्स के पीछे है। इट्स नॉट ओनली मियर स्पोर्ट्स, ओके, इट हैज़ अ मैनी मोर गुड थिंग्स टू थिंक फॉर। इट रिक्वायर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विथ स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप। इससे दोस्ती बढ़ती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और फेयर प्ले होता है, मतलब सच्ची भावना से लोग खेलते हैं। सो दिस इज़ व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव और मेन आइडियल ऑफ द ओलंपिक इज, राइट। तो ये था दूसरा नाम, टॉपिक के नाम के अंदर सिंबल, आइडियल्स। अब ऑब्जेक्टिव्स, क्यों खेला जाता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओलंपिक्स, उसके बारे में बात करते हैं, क्यों खेला जाता है। बैरन पियर डी कॉबर्टिन, इनका नाम याद रखना, मेंशन इन द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। नंबर 1, अटेंशन टूवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? इन भाई साहब ने जो ओलंपिक मूवमेंट चलाई, उनके पीछे का उनका पहला मकसद क्या था कि पूरे दुनिया में फिज़िकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स स्पर्धाओं के बारे में लोग ज़्यादा अटेंशन दें, ज़्यादा समझें, ज़्यादा उसमें पार्ट लें। ये उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर, पर्सनालिटी, सिटीजनशिप, पैट्रियोटिज्म टूवर्ड्स द कंट्री इन इंडिविजुअल्स बोथ पार्टिसिपेटिंग एज वेल एज स्पेक्टेटर्स। दूसरा उसका मेन एम ये था कि जो भी पार्ट लेने वाले हैं स्पोर्ट्स में, और यहाँ तो दोनों देखने वाले हैं, दर्शक, स्पेक्टेटर्स मतलब दर्शक, पार्टिसिपेटिंग मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं वो, तो उन दोनों के अंदर कुछ भावनाओं का निर्माण हो, कुछ क्वालिटीज़ का निर्माण हो, कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी, उनकी सिटीजनशिप मतलब अपने वो शहर के प्रति लॉयल बने, पैट्रियोटिज्म मतलब अपने देशभक्ति बढ़े उनमें। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हैं उनके। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेटर्निटी, पीस एंड यूनिटी अमंग नेशंस, देशों के बीच में शांति बनी रहे। फ्रेंडशिप, लव, कोऑपरेशन एंड यूनिटी अमंग द प्लेयर्स एंड एथलीट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रेस, रिलीजन और नेशन। नो मैटर वो कौन सी कास्ट से हैं, कौन से रिलीजन से हैं, कौन से नेशन से हैं, उनके बीच में दोस्ती, प्यार, कोऑपरेशन, यूनिटी, एकता, ये सब बढ़े, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है ना। तो ये था चौथा ऑब्जेक्टिव। लास्ट है प्रमोटिंग गुड एंड हेल्दी ईटिंग हैबिट्स इन पीपल एंड एनकरेजिंग देम टू अवॉइड हार्मफुल प्रोडक्ट्स सच एज टोबैको, सिगरेट्स एक्सेट्रा। अब देखिए, आप स्पोर्ट्स में रहेंगे तो आपके लिए बहुत सारे रूल्स होंगे। जैसे क्रिकेटर्स हैं, वो खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते जितना भी टाइम वो सीरीज़ में है, टूर्नामेंट में है, बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना होता है उनके लिए दारू पीना, उनके लिए सिगरेट्स पीना, टोबैको, क्योंकि ये सब सेहत पे असर करता है। और फिजिकल एजुकेशन में अगर आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना है और सेहत ही ठीक नहीं रही आपकी, तो क्या बढ़ेंगे आप आगे। इसीलिए इन सब जगह पे ये मना होता है। अच्छा, मना होता है तो ये सब देखेंगे तो देखने वालों में भी तो ये अच्छी हैबिट डेवलप होगी।
कि देखिए ये स्पोर्ट्स पर्सन अपनी सेहत को लेके कितने सजाग हैं, कितना ध्यान रखते हैं, कितना केयर करते हैं, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करते हैं, तो लोग उनको फॉलो करते हैं, लोगों में भी ये अच्छी हैबिट डेवलप होती है ना। तो ये बात है मेन, और करते भी हैं। आपने देखा होगा हम भी कितने क्रिकेटर्स को फॉलो करते हैं। लोग, कितने लोग आज यंग जनरेशन विराट कोहली को देख के फिटनेस फ्रीक बनी है, फिटनेस पे ध्यान देने लगी है। तो इनका बहुत महत्व होता है इन खिलाड़ियों का जो ये करते हैं इनका। इसीलिए चौथा टॉपिक जो इसके अंदर है वो है वैल्यूज़। क्या वैल्यू डेवलप होती है इससे, क्या अच्छी चीज़ें डेवलप होती हैं इनसे, तो आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं। बिहाइंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग द ओलंपिक्स, वैल्यूज दैट पियर डी कबरटीन वांटेड इन इंस्टिल इन एथलीट्स एंड स्पेक्टेटर्स आर हिडन। द वैल्यूज दैट कैन बी डेवलप थ्रू ओलंपिक मूवमेंट आर एज फॉलोज। इन भाई साहब ने जब ये ओलंपिक मूवमेंट शुरू की तो उनके मन में, उनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि ये करने से ये वैल्यू डेवलप हो, ये करने से ये वैल्यू डेवलप हो। वो क्या वैल्यूज़ थी, क्या अच्छे गुण थे वो। वैसे तो आ चुका ऑब्जेक्टिव्स में अंदर, बट अब ऐसे कुछ गुण हैं, 6 अलग अलग ऐसी वैल्यूज़ हैं, उनके बारे में डिटेल में बताया है। जैसे सबसे पहला है यूनिटी। थ्रू पार्टिसिपेशन इन द ओलंपिक्स, द स्पिरिट ऑफ वननेस एंड कोऑर्डिनेशन डेवलप्स among the athletes or players. It is not only seen while playing, but it is also instilled permanently among them. पार्टिसिपेशन करने से ओलंपिक्स में एक यूनिटी, एकता की भावना बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन, लोगों के बीच में सपोर्ट अच्छा होता है, डेवलप होता है ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों के बीच में। अलग अलग देश के खिलाड़ी एक साथ आके खेलें, उनके बीच में और शांति की भावना, एकता की भावना होती है, और ये पूरी कंट्री के लिए अच्छा है। तो ये सिर्फ खेलते हुए नहीं, एक बार ये डेवलप हो जाए तो फिर हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए उनके अंदर ये फीलिंग्स रहती हैं। तो ये पहली वैल्यू है जो ओलंपिक से डेवलप होती है, जो है यूनिटी। सेकेंड इज फ्रेटर्निटी। द ओलंपिक ऑल्सो डेवलप पीस एंड फ्रेटर्निटी among the different nations that participate in the Olympics. The tense relations between any of the nations come to a mild state and chances of togetherness become brighter. In fact, athletes forget their individual differences and become a part of glorious event in order to spread ideals. देखिए आप, कई बार क्या होता है, दो देशों के बीच में तनाव होता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत तनाव है, सालों से युद्ध हो चुके हैं कई बार। लेकिन ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इन तनाव को कम करने में हेल्प कर सकती है। बहुत ज़्यादा तनाव रहा हो, धीरे धीरे खेलते रहें, रिश्ते अच्छे बनते रहें, अलग एक भावना का निर्माण हो, तो वो तनाव धीरे धीरे माइल्ड होते हैं, कम होते हैं। इनसे देशों के बीच में रिलेशन अच्छे होते हैं। आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान सालों से, जब से आज़ादी हुई है तब से युद्ध हो चुके हैं, तनाव बहुत सारा रहा है, लेकिन प्रयास भी किए गए हैं इन बिटवीन प्रयास भी किए गए हैं कि बीच में रिलेशन अच्छे बनाने के लिए, और वो प्रयास स्पोर्ट्स के ज़रिए से किए गए हैं, स्पोर्ट्स के माध्यम से किए गए हैं। बहुत सारी क्रिकेट टूर्नामेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में ऑर्गेनाइज ही इसीलिए होती थी कि ताकि पब्लिक के बीच में, देशों के बीच में रिलेशन अच्छे बने रहें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब तक ये हो नहीं पाया है ना। लेकिन ये हेल्प तो ज़रूर करता है। इससे एक इंडिविजुअल डिफरेंस कम होते हैं, मैं ऐसा हूँ, ये ऐसे हैं, वे ऐसे हैं, ये कम होते हैं। लोगों को जानने का मौका मिलता है, साथ रहने का मौका मिलता है, और देशों के रिलेशन सुधरते हैं। तो ये एक दूसरी वैल्यू है। तीसरी है ग्रुप कोहेजन एंड टीम वर्क। वेरियस गेम्स इन ओलंपिक्स नीड ग्रुप कोहेजन एंड टीम वर्क। दीज क्वालिटीज आर डेवलप ऑन अ लार्जर स्केल इन द प्लेयर्स विच प्रूव्स बेनिफिशियल फॉर देम इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। देखिए बहुत सारे या मोस्ट ऑफ गेम ऐसे होते हैं जो ग्रुप गेम होते हैं। इनमें आपको एज अ ग्रुप काम करना पड़ता है, आप टुकड़ों में रह के, अकेले रह के काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक ग्रुप में, एक टीम वर्क में कैसे काम किया जाता है, वो चीज़ यहाँ से सीखने मिलती है। तो ये भी एक बहुत ही एक अच्छी भावना है, अच्छी वैल्यू है जो डेवलप होती है, जो उनको लाइफ में आगे हर जगह काम आती है। नेक्स्ट इज फ्रेंडशिप। द एथलीट्स हु कम टू पार्टिसिपेट from nations all over the world become friends with each other. It is not only mean for the athletes and players but also extend for the countries whom they represent. जो देश, अलग अलग देश पार्ट लेने आते हैं, उनके एथलीट्स के बीच में फ्रेंडशिप बढ़ती है, और ये फ्रेंडशिप धीरे धीरे
इनके सिर्फ इंडिविजुअल के बीच में ना रह के ये धीरे धीरे देशों की फ्रेंडशिप के बारे में भी आगे बढ़ती है। खिलाड़ियों की फ्रेंडशिप सुधरती है तो क्योंकि वो सेलिब्रिटीज़ हैं तो उनका असर देश के ऊपर पड़ता है, उसकी दोस्ती भी अच्छी होती है। Thus the Olympic has become a symbol for national integrity। एक पूरे देश लेवल पे एक एकता का सिंबल सा बन चुका है। The formation of bonds of friendship developed during the period of occurrence of sports is reflected in the gloom and sadness that sets at the end of the games। जो एक दोस्ती की भावना अच्छी बनी होती है वो पूरे गेम में कहीं भी कोई दुख दर्द आए तो एक साथ मिलके सब खेलते हैं, एक दूसरे का साथ सपोर्ट करते हैं तो और दोस्ती बढ़ती है, प्यार बढ़ता है। तो ये भी एक वैल्यू है। फिफ्थ है फेयर प्ले। द फीलिंग दैट ऑफ फेयर प्ले इज ऑल्सो एनहांस इन द पार्टिसिपेटिंग एथलीट्स एंड प्लेयर्स। फेयर प्ले मतलब किसी के प्रति बायस ना रहना, किसी को ज़्यादा फेवर ना करना, ये भावना भी वैल्यू भी बढ़ती है। ऑल्सो द ऑफिशियल्स एंड रेफरीज इन्वॉल्व डेवलप अ स्पिरिट ऑफ जस्टिस एंड फेयर डिसीजन वाइल कंडक्टिंग एनी इवेंट। जो रेफरीज, जो एम्पायर्स उसमें पार्ट लेते हैं उनमें भी ये जस्टिस, न्याय देने की भावना, फेयर रहने का, डिसीजन अपना फेयर रहे, किसी के प्रति बायस ना हो, ये भी बढ़ता है। आखिरी वैल्यू है डिस्क्रिमिनेशन फ्री। ऑल द एथलीट्स प्ले एंड पार्टिसिपेट टुगेदर इन द ओलंपिक्स इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, रेस एंड नेशन दे कम फ्रॉम। दे फॉरगेट अबाउट देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड आर ओवरपावर्ड बाय द स्पिरिट ऑफ ओलंपिक्स। जो ये एथलीट्स हैं वो जब खेलते हैं तो भूल जाते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, कौन से रिलीजन से हूँ, कौन सी रेसिस्ट, ये गोरा है, ये काला है, कौन से नेशन से हैं, मैं इंडिया से हूँ, पाकिस्तान से हूँ, ये भूल जाते हैं और सिर्फ एथलीट बन के खेलते हैं। इनसे इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो कम होते हैं, सबको हम एक बांधने लगते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन फ्री फीलिंग या वैल्यू डेवलप होती है। तो ये थी छठी वैल्यू जो डेवलप होती है। तो बच्चों ये था पहला टॉपिक, 3 टॉपिक जो हमको करने हैं उसमें से ओलंपिक सिंबल्स, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज। अब जो 2 टॉपिक बाकी हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक कमेटी का गठन क्यों हुआ, क्या है कमेटी, क्या रोल है उसके, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। पहले है इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी कमेटी ये सब ध्यान रखती है, कौन कौन उसमें होते हैं, उसके मेन फंक्शन क्या है। उसके बाद आएगा वैसा ही इंडिया का कि इंडिया में ऐसा ओलंपिक एसोसिएशन कौन सा है और उसके काम क्या है और वो क्या करता है। तो ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से लिंक है। इन दोनों टॉपिक के बारे में हम जब अगले वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तब चर्चा करेंगे, और उसी के साथ साथ अगले वीडियो लेक्चर में ये दोनों टॉपिक की चर्चा करके फिर इस चैप्टर को पूरा भी कर देंगे। तो अगले हफ्ते ये चैप्टर पूरा भी हो जाएगा, है ना। तो ये चिंता नहीं करिए कि ये चैप्टर तो चल रहा है अभी, अगले हफ्ते अगले वीडियो लेक्चर में ही ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, तो आपका सिलेबस के अंदर भी आ जाएगा। तो ये 2 चैप्टर आपके सिलेबस में रहेंगे, ठीक है, तो इनका ध्यान रहे। ओके, तो आज का आपका होमवर्क बट नेचुरली क्या रहेगा, नया चैप्टर शुरू करना, और आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है ये ओलंपिक सिंबल, आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज़, उसको आपकी फेयर बुक में अच्छे से लिख देना, ठीक है। तो ये कर दीजिएगा बिना भूले, और एग्ज़ाम्स की तैयारियाँ करते रहिएगा, टीचर्स को डाउट हो तो पूछते रहिएगा। ओके, तो इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं, अगली बार मिलेंगे तब और आगे बढ़ेंगे। टिल द टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। स्टिल इफ नॉट नेसेसरी इन अनलॉक ऑल्सो डोंट गो आउटसाइड प्लीज। डू वॉट योर पेरेंट्स सेज, फॉलो योर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस, डोंट गो आउटसाइड, stay in touch with friends and studies everything online. Try to develop your technological knowledge now. Okay, it will be useful in the future. So let's end the session here. We'll continue next time with the remaining 2 topics. Thank you and have a very good day.